नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। यह तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए की कहावत को ही चरितार्थ करता है, वरना कल सुप्रीम कोर्ट ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर इतनी बड़ी बात नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा की नियुक्ति अवैध है। अवैध नियुक्ति को लेकर इस दौर में क्या कुछ नहीं खेल खेला गया, यह एक अलग मसला है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या केंद्र सरकार इस तरह का खेल लगातार खेल रही है? यकीनन, क्योंकि इस दौर में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से लोकतंत्र को अपनी जूती में रखकर, संविधान को किनारे कर केंद्र सरकार ने क्या कुछ नहीं किया है। देश की एकता, अखंडता तक पर चोट की है और राजनीति को अपने अनुकूल साधने के लिए जिस तरीके से राज्य दर राज्य सत्ता पलटने की कोशिश हुई है, वह भी किसी से नहीं छिपा है। आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मामले को लेकर न्यायालय ने क्या टिप्पणी की थी। कहा था कि यदि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो वे मुख्यमंत्री रहते। यानी आज के दौर में जो शिंदे सरकार बैठी है उसकी स्थिति क्या है, यह आसानी से समझी जा सकती है। लेकिन सत्ता की बेशर्मी कहें हम कि इस कदर बढ़ी हुई है कि वह इन सब बातों की परवाह ही नहीं करती। और शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दौर था जब उनके चेहरे को लेकर जीत सुनिश्चित मानी जाती थी। इन दिनों उनकी छवि इतनी बिगड़ चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता ही नहीं, आरएसएस के कई नेता टेंशन में है कि आखिर 2024 का चुनाव कैसे जीता जाएगा। इस टेंशन को लेकर सरकार भी होगी, लेकिन वह अपने को इस तरह साबित करती है मानो उसके लिए इस तरह के फैसले कोई मायने नहीं रखते। इसलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह इस फैसले के आने के बाद कहती है कि हमने कानून बनाया और न ही कोर्ट ने ईडी की शक्तियां ही कम की है। तब सवाल यह है कि बेशर्मी कहां तक जाए। बेशर्मी का यह आलम था कि महिला पहलवान रोते बिलखते कलपते रही, दिल्ली पुलिस उन्हें घसीट कर धरना से बाहर निकाला और ऐसी स्थिति निर्मित कर दी कि वे धरना ही न दे सके। और अब जब ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गया है तो क्या अब भी केंद्र सरकार उन्हें बचाने की कोशिश करेगी? यकीनन, क्योंकि केंद्र सरकार का यही रवैया रहा है कि धमकाओ और अपने पाले में ले आओ। यह साफ तौर पर तब दिखा जब 27 जून को भोपाल में आयोजित सभा में खुलेआम एनसीपी के नेताओं को धमकी दी गई कि उन्हें जेल भेज दिया जाएगा और उसके 5 दिन बाद किस तरीके से उन्हीं नेताओं को मंत्री पद से नवाजा गया। यह इस देश ने देखा है। इस देश ने यह भी देखा है कि किस तरीके से आंदोलनरत किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और देशद्रोही ना जाने किस किस तमगों से नवाजा गया, यहां तक कि उन्हें जीभ से भी रौंदी गई। दिल्ली के धरना स्थल को ऐसा बना दिया गया था मानो कोई दुश्मन देश के लोग वहां बैठे हैं। ऐसी परिस्थितियां कई बार हुई है। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर 3 मई से जल रहा है। देश के गृह मंत्री हाई लेवल मीटिंग कर कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। और बंगाल की रिपोर्ट तो हमने आपको कल ही बताया कि किस तरीके से वहां की स्थिति बनी, हिंसा किन लोगों ने फैलाया, यह सर्वे रिपोर्ट साफ तौर पर कह रहा है। तब इस बिगड़ती छवि को सुधारने के लिए क्या 18 तारीख को जो बैठक होने वाली है, 18 जुलाई को, उसमें एनडीए के तमाम छोटे दलों को और पुराने साथियों को मिलाकर नए सिरे से राजनीति साधने की कोशिश की जा रही है। क्या वह सफल होगी? यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दूसरी तरफ 18 जुलाई को ही यूपीए की बैठक हो रही है, यानी विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। दोनों ही खेमे की इस बैठक
से आप अंदाजा लगा पाएंगे, यह कहना बेहद ही कठिन है। लेकिन उस सिद्धांत का क्या हुआ कि शेर अकेले चलता है, खत्म हो चुका है वह खेल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी इस दौर में जिस तरीके से खेल खेला है वह लोगों ने देखा है, महसूस किया है। भले ही सुप्रीम तमाचा जो कल पड़ा है केंद्र सरकार को, वह केंद्र में बैठे सरकार को दिखाई न दे, सुनाई न दे, लेकिन यकीन मानिए उसकी गूंज पूरे देश भर में सुनाई देने लगी है और लोग कहने लगे हैं कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन सत्ता अपने में मस्त है, उसका अपना चरित्र है, उसे हिंदू मुस्लिम और देश प्रेम के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण कर रहा है और वह वही खेल कर रहा है। तब क्या आरएसएस भी इस खेल में शामिल है? यकीनन, क्योंकि तमिलनाडु में उनकी फिर बैठक होने वाली है और तमिलनाडु का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि कर्नाटक हाथ से छीन जाने के बाद दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद ही कमजोर है और वह नए सिरे से दक्षिण को साधना चाहती है ताकि उत्तर भारत में जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो विपरीत परिस्थितियां बन चुकी है, उसे दक्षिण भारत से भरपाई की जा सके। लेकिन क्या ऐसा कुछ होगा? कहा तो यहां तक जा रहा है कि न तो अब बंगाल में उतनी सीट मिलने वाली है और न ही उड़ीसा में उतनी सीट मिलने वाली है। तो क्या इन राज्यों में जो सीटें गंवाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसकी भरपाई दक्षिण से होगी? मुश्किल है। ऐसे स्थिति में अब साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आरएसएस के नेताओं में तनाव साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस दौर में किस तरीके से संविधान को ताक पर रखकर फैसले लिए गए, किस तरीके से जनता जिसे जिताती थी उसे हटाकर खुद सत्ता में बैठने की कोशिश हुई है। इस दौर में लोगों ने देखा है। तब क्या बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा में यदि उतनी सीटें नहीं आएंगी तो फिर 303 का जो दंड भरकर किनारे कर दिया गया था, उन्हें अपने पाले में लाकर या उन्हें मनाकर 2024 साधा जाएगा, यह देखने की बात होगी। क्योंकि 18 जुलाई को दोनों ही खेमों की जबरदस्त बैठक है। एक ढंग से शक्ति प्रदर्शन है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन इन तमाम राजनीति के बावजूद सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से मोदी शाह की छवि लगातार बिगड़ती जा रही है, उसे सुधारने के लिए क्या किया जाए? क्या सिर्फ विदेश दौरे में जाकर भारत का डंका बजाकर यहां के लोगों को गुमराह करके स्थिति सुधारी जाएगी? देखना होगा। क्योंकि अमेरिका में जिस तरीके से छवि सुधारने का खेल हुआ और वहां जिस तरीके का विरोध हुआ, क्या आने वाले दिनों में जब फ्रांस के दौरे में प्रधानमंत्री जाएंगे तो क्या फिर वहां कोई नया खेल शुरू होगा? क्योंकि इस दौर में लोगों ने लगातार देखा है कि किस तरीके से विरोधियों को कुचलने की कोशिश हुई है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से मित्र प्रेम को लेकर पूरी मोदी सरकार कटघरे में रही, वह किसी से नहीं छिपा है। पेगासस का सच आज तक पता नहीं चला कि आखिर बेडरूम में झांकने की कोशिश क्यों की गई। राफेल की कीमत भी इस दौर में आज तक पता नहीं चल पाया और करोड़ों अरबों रुपये उद्योगपतियों का बट्टा खाते में डालने की वजह से क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसे मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी को? कल फिर एक रिपोर्ट आई है डीआर की कि देश में सबसे ज्यादा चंदा यदि किसी को मिल रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। ऐसी तमाम परिस्थितियां लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में इस बिगड़ती छवि को सुधार पाना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बूते के बाहर चली गई है? हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।